हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी अगली टॉपिक जो कि है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो है बीपीएससी और एमपी टेट वर्ग 3 का जो आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। और भी अदर्स जितने भी एग्जाम है वनडे के, उसमें भी आपका ये हेल्प करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 हिस्से हैं। कौन कौन से? पहला भूपर्पटी, दूसरा आवरण और तीसरा केंद्रीय भाग। अब भूपर्पटी क्या है? तो इसकी लंबाई जो होती है सतह से 34 किमी की होती है। विशाल चट्टानों से निर्मित होता है। इसके 2 भाग होते हैं। जैसे होती है, ये हमारी होगी पृथ्वी, और ये होगी पृथ्वी की फर्स्ट लेयर, और ये सेकेंड, और ये बीच का थर्ड, यानी 1, 2 और 3। 3 लेयर हो गई। तो इसी तरह इसकी 3 लेयर होती हैं। ठीक है। पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको जो है भूपर्पटी बोलते हैं। पहली लेयर वो होती है, और इस लेयर को जो है हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं, जो कि विशाल चट्टानों से बनी हुई होती है। कौन कौन सी है? एक सियाल है और एक सीमा। सियाल यानी कि जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम की बहुतायत पाई जाती है, उस लेयर को सियाल लेयर बोलते हैं। और सीमा जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बहुतायता पाई जाती है। मतलब फर्स्ट लेयर जो जैसे ये है, तो इसका ये जो फर्स्ट लेयर होगा, मान के चले एक एज एग्जांपल कि ये फर्स्ट लेयर जो है पृथ्वी की, तो इसमें जो है सियाल हो जाएगा। और ये जो सेकेंड वाली लेयर आएगी, ये क्या हो जाएगी? इसमें सीमा आएगा। इसमें सीमा आ जाएगा। इसकी आवरण की मोटाई जो है 2900 किमी होती है। विशाल चट्टान से निर्मित विशाल चट्टानों से ये निर्मित होती है। इसका घनत्व जो होता है 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, या 5.5 ग्राम सेमी क्यूब होता है। पृथ्वी के कुल आयतन का ये 83% होता है। अब ये आवरण के बारे में हमने पढ़ा है। ये जो हमारा दूसरा आवरण है, ये इसके बारे में। अब हम आते हैं केंद्रीय भाग, यानी निकिल और फेरस से बना होता है। ये जो अंदर का ये जो भाग है, ये निकिल और फेरस से बना होता है। इसका घनत्व जो होता है 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहाँ इतनी ज्यादा हीट होती है कि ये क्या होता है, द्रव अवस्था में मेल्ट किया हुआ रहता है। पृथ्वी के कुल आयतन का 16% ये होता है। पृथ्वी का औसतन घनत्व 5.5 ग्राम से प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या जो होती है वो 6370 किमी है। प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। अगर हम इतना डीप जो है पृथ्वी का ऐसे कट करके हिस्सा निकाल दें यहाँ पे, तो जैसे ये हमारी भूपर्पटी हो गई, ये भूपर्पटी हो गई, ये 3 आवरण, फर्स्ट आवरण, सेकेंड और थर्ड, ये इसमें भी 2 पार्ट हो गए। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, 32 मीटर की गहराई में आते जाएंगे, हमारा टेम्परेचर 1-1 डिग्री क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब पृथ्वी का संघटक, मतलब पृथ्वी के ये जो आवरण है, इस आवरण में कौन कौन से तत्व कितनी मात्रा में पाए जाते हैं ये देख लेते हैं। तो पृथ्वी के संघटक कौन कौन से हैं? पहला तो लोहा है, जो कि 35% पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन 30% होता है, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13 और निकिल 2.4%। सल्फर जो होता है 1.9% हो जाता है। अब भूपर्पटी की बात करें, ये जो पृथ्वी के संगठक हैं, यानी कि पृथ्वी टोटल जो है उनका अमाउंट हम उसको ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं भूपर्पटी, यानी पृथ्वी का ये जो पहला वाला परत है भूपर्पटी में, इसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा मात्रा में 46.6% जो है ऑक्सीजन है। उसके बाद सिलिकॉन 27.7% है, एल्युमिनियम जो है 8.1% है, लोहा 5.0% है, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8, पोटेशियम 2.5। जनरली जो है ऑक्सीजन और सिलिकॉन एल्युमिनियम यही तीनों आता है भूपर्पटी से, कि इनकी मात्रा कितनी है भूपर्पटी पे। तो ऑक्सीजन की 46.6 होती है, सिलिकॉन की 27.7, एल्युमिनियम की 8.1 होती है। अब आते हैं भूपटल, अर्थ क्रस्ट के बारे में। इसकी औसतन मोटाई जो होती है 33 किमी की होती है। महाद्वीपीय में ये 40 किमी होता है, और महासागरों में 10 किलोमीटर घट जाता है। अब जैसे ये पृथ्वी की सतह है,
ये जो है भू स्थल है और ये जल स्तर है, तो जल स्तर इस तरह से थोड़ा गहरा होता है। तो अब यहाँ से यहाँ तक की जो मोटाई होती है वो कम हो जाती है, तो इस कारण क्या होता है, ये जो सतह होती है इस पे 40 किमी होती है, जो कि महासागरों में घट जाती है। सिलिका एल्युमिनियम की अधिकता के कारण इसे सियाल कहते हैं। अब ये चीज है कि सियाल जो होता है भूपर्पटी यानी क्रस्ट को सियाल बोलते हैं, पृथ्वी के क्रस्ट को सियाल बोलते हैं, जिसमें कि सिलिका और एल्युमिनियम ज्यादा होती है, इसी कारण इसको सियाल बोलते हैं। ये विशाल चट्टानों से बनी हुई होती है। इसके सबसे ऊपरी परत पर सिलिकॉन और ऑक्सीजन की अधिकता पाई जाती है। सबसे अधिकता किसकी होती है, सिलिकॉन की और ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कितनी होती है, तो 46.6 और सिलिकॉन की 27.7 होती है। और ये किसकी बनी होती है, भूपर्पट्टी विशाल चट्टानों की बनी होती है। इसमें इसको सियाल भी बोलते हैं। सियाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटल के बारे में। मेटल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सेकेंड हम पेन का अपने कलर चेंज करना। मेटल जो कि क्रस्ट से मोह असंबद्धता, असंबद्धता को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी। असंबद्धता को डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक, तो ये किससे अलग होती है, क्रस्ट से जो होती है। यहाँ पे हम, ये क्रस्ट हो गया, हमारी क्रस्ट की लास्ट लेयर ये है, और यहाँ से मेटल स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो बीच वाला, सॉरी, ये यहाँ से, ये तो मेटल मेटल का है, यहाँ से ये क्रस्ट हो गया, क्रस्ट का लास्ट पॉइंट, और ये मेटल का स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों जहाँ पे मिलते हैं आपस में, उसको मोहो असंबद्धता या मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, जो कि दोनों को क्या करती है, अलग करती है। मोहो असंबद्धता से लगभग 2900 किमी की गहराई तक मेटल का विस्तार होता है। मतलब ये जो मोह संबद्धता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरी जो डिस्टेंस है वो 2900 किलोमीटर है। यहाँ तक जो है मेटल की गहराई होती है, और पृथ्वी के आयतन का ये 83% होता है, और 68% इसका द्रव्यमान होता है। इसमें जो है, इसको क्या बोलते हैं, इसको सीमा भी बोलते हैं। ये जो मोहो असम, मतलब यहाँ से 2900 किलोमीटर की जो सीमा है, तो इस सीमा को हम लोग जो है, सॉरी, मेटल है, इस मेटल को हम लोग सीमा भी बोलते हैं। सीमा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पे ये जो आयरन है, तो ये आयरन होकर के यहाँ पे सिलिकॉन, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण इसको सीमा बोलते हैं। और इसी कारण इसको सीमा बोलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई से केंद्र की तरफ विस्तृत होती है। कौन, अब हम कोर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से लेकर के 2900 किलोमीटर से लेकर के एकदम अंदर गहराई तक का जो एरिया है, वो कोर का होता है। अब मेटल और कोर को जो रेखा अलग करती है, जो डिसकंटिन्यूटी अलग करती है, उसको हम गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी खोज जो है गुटनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने की होती है, इसलिए हम इसको गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और अब यहाँ से इसकी दो परत होती है, किसकी, कोर की भी दो परत होती है। कौन कौन सी, कोर की जो परत होती है, एक तो बाह्य होती है और एक आंतरिक होती है। तो दो दो परत होती है हर एक डिस्क, मतलब पृथ्वी की जितनी भी परत है, जितनी भी लेयर है, उनकी दो दो परत होती है। तो आइए पहले क्रस्ट से स्टार्ट करते हैं। क्रस्ट की जो पहली वाली परत होती है, वो, इसको क्रस्ट जो है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये हो गया मिड का पॉइंट। फर्स्ट लेयर जो होता है, मतलब जो कि एक हो जाएगा अपर और एक हो जाएगा लोअर, या इसको बाहरी और आंतरिक क्रस्ट बोल सकते हैं। तो बाह्य क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट को जो दोनों रेखाएं, जो रेखा अलग करती है, उसको बोलेंगे कोर नॉर्ड असंबद्धता, कोर नॉर्ड डिसकंटिन्यूटी। इस लाइन को कोर नॉर्ड डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। मतलब कोर नॉर्ड डिसकंटिन्यूटी कहाँ पाई जाती है, तो ये क्रस्ट में पाई जाती है। ये क्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करती है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में। इसको डिवाइड कर दी। अब उसके आगे जो आते हैं कि क्रस्ट को और यहाँ पे मेटल को, क्रस्ट और मेटल को जो डिसकंटिन्यूटी अलग करती है, उसको बोलते हैं मोहो
मोह डिसकंटिन्यूटी, मोह असंबद्धता। अब मोह डिसकंटिन्यूटी भी जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। दो पार्ट में कौन कौन सी डिवाइड होगी? एक अपर मेटल और एक निचली मेटल या लोअर मेटल इसको बोलेंगे। और जो अपर और लोअर दोनों को अलग करेगी उस रेखा को, उस असंबद्धता को रेपिटी असंबद्धता या रेपिटी डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। अब अब जो है मेटल को और कोर को जो अलग करे, मेटल और कोर को जो अलग करेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। ये जो गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है ये मेटल को और कोर को अलग करेगी। अब कोर कोर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दो पार्ट में कौन कौन सा कोर का होगा? तो कोर एक बाह्य कोर होगा और एक आंतरिक कोर। ये आंतरिक कोर हो जाएगा। बाह्य कोर और आंतरिक कोर को जो डिसकंटिन्यूटी डिवाइड करेगी उसको लोह मैन डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे और ये आंतरिक हमारा कोर हो जाएगा। मतलब इस तरह से मिला करके हमको 6 डिसकंटिन्यूटी मिलेंगी। कौन कौन सी? तो सबसे पहले तो हम उस डिसकंटिन्यूटी को बोलेंगे जो कि क्रस्ट, मेटल और कोर को अलग करेगी। तो क्रस्ट को और मेटल को जो डिसकंटिन्यूटी अलग करेगी उसको बोलेंगे मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक, क्योंकि ये मतलब एकदम से क्रस्ट और मेटल दोनों को अलग करेंगे। ठीक, उसके बाद जो मेटल और क्रूड को अलग करेंगी उनको बोलेंगे हम गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ये जो गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है ये इन दोनों को अलग करेगी। अब उसके बाद जो है अब हम उस डिसकंटिन्यूटी को देखेंगे जो कि क्रस्ट को क्रस्ट से डिवाइड करे, मेटल को मेटल से और कोर को कोर से। तो क्रस्ट को जो डिवाइड करेगी उस डिसकंटिन्यूटी को बोलेंगे कोर नॉट डिसकंटिन्यूटी। अब यहाँ से समझने के लिए कि क्रस्ट को डिवाइड करने वाली डिसकंटिन्यूटी कोर नॉट, क से क्रस्ट होता है और क से कोर नॉट होता है। उसके बाद जो मेटल को डिवाइड करेगी उसको रैपिटी डिसकंटिन्यूटी बोल देंगे। रैपिटी मतलब जल्दी से, समझने के लिए हम अगर समझें तो ये डिसकंटिन्यूटी जो है जल्दी से मेटल और मेटल को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। अब उसके बाद जो कोर को डिवाइड करती है उसको लोह मैन डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। लोह मैन डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे डिवाइड करने का क्या कारण होता है? तो मेनली जो डिवाइड करने का कारण होता है कि जो मतलब जो अपर क्रस्ट होता है, जो ये क्रस्ट का अपर वाला बाह्य वाला क्रस्ट होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। वो सॉलिड फॉर्म होता है। फिर अब जब हम आते हैं मेटल में, मेटल के जो इस फॉर्म में आते हैं तो मेटल वाला जो ये फॉर्म होता है मतलब मेटल का फॉर्म और कुछ थोड़ा बहुत जो है क्रस्ट का फॉर्म कैसा हो जाता है? सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड में होता है। ऊपर का एकदम सॉलिड है, नीचे क्या आएगा? सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड मतलब जैसे जेली होता है, जेली, तो जेली से भी थोड़ा सा टाइट होता है, मतलब जेली से भी ज्यादा हार्ड। जैसे जेली जब एकदम सूख जाती है तो नहीं, हल्का स्पंजी टाइप में हो जाती है, तो उस तरह से ऊपर एकदम सॉलिड, नीचे थोड़ा सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड होने का क्या कारण होता है? क्योंकि जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर हर चीज को मेल्ट करता है, तो इसलिए ये किस फॉर्म में आ जाती है? सेमी सॉलिड में। सेमी सॉलिड में आ जाती है। उसके बाद फिर आगे आता है हमारा मेटल का ही जो दूसरा पार्ट होता है, निचला मेटल, लोअर। ये कैसा होता है? ये एकदम सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। अब सॉलिड फॉर्म में निचला मेटल ये सॉलिड फॉर्म का होता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब जितना टेम्परेचर होता है उसके कंपेयर में प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि ये जो सेमी सॉलिड मतलब मेटल है, लोअर मेटल, ये एकदम सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। फिर उसके नीचे क्रूड के पास जब आते हैं तो क्रूड यहाँ पे क्या हो जाता है? क्रूड यहाँ पे फिर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। क्रूड जो होता है, क्रूड का बाह्य या अपर क्रूड, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। लिक्विड फॉर्म में क्यों आ जाता है? क्योंकि प्रेशर तो लगा ही रहता है। प्रेशर प्लस हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मिलने से ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। लेकिन उसके नीचे जो एकदम सेंटर वाला आंतरिक जो होता है, कोर होता है, ये सॉलिड फॉर्म में फिर से आ जाएगा। सॉलिड फॉर्म में क्यों आ जाता है? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है टेम्परेचर से भी ज्यादा लग जाता है, इसलिए सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। मतलब जिस जिस
मतलब प्लेट में या जिस जिस भाग में टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे हमको लिक्विड फॉर्म या सेमी सॉलिड फॉर्म मिलेगा, और जहां जहां जो है प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा वहां वहां हमको क्या मिलेगा, सॉलिड फॉर्म मिल जाएगा। ठीक, तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसीलिए जो है क्रस्ट भी दो पार्ट में हो जाता है, मिडल भी दो पार्ट में, और क्रोड भी, क्योंकि एक फॉर्म जो होता है एक पार्ट वो सेमी सॉलिड या सॉलिड सॉलिड में होता है और एक लिक्विड में आ जाता है। तो अब हम यहाँ से कोर के बारे में देख रहे थे। तो कोर में क्या है कि यहाँ पे निकिल और आयरन पाया जाता है, इसीलिए निफे, मतलब ये जो कोर वाला हिस्सा होता है इसको हम निफे बोलते हैं। ये पृथ्वी के आयतन का 16% और द्रव्यमान का 32% होता है। अब हम यहाँ आगे बढ़ेंगे, जो कि है स्थल मंडल। स्थल मंडल में हम लोग सबसे पहले चट्टानों के बारे में पढ़ने वाले हैं। चट्टान यानी सैल। भूपर्पटी में निहित समस्त पदार्थ, चाहे वे कठोर हो मुलायम हो, सैल कहलाते हैं। अर्थात जिन पदार्थों के मिश्रण से पृथ्वी की संरचना होती है उन्हें हम क्या कहेंगे, सैल कहेंगे। सैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों के मिलने से होता है, और ये अलग अलग रंगों के मुलायम या कठोर हो सकते हैं। सैलों में खनिज का संगठन निश्चित ढंग का नहीं होता है, मतलब कुछ सैलों में ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है। सैलों में मुख्य रूप से फेल्सपार या क्वार्ट्स खनिज पाए जाते हैं। सैलों में मुख्य रूप से कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो सैलों में मुख्य रूप से फेल्सपार या क्वार्ट्स खनिज पाए जाते हैं। सैलों का वर्गीकरण, कितने प्रकार की सैलों को मतलब बांटा गया है, तो उनके गुण और संरचना के आधार पे हम इनको 3 भागों में बांट देते हैं। पहला, आग्नेय चट्टाने, आग्नेय सैल, अवसादी सैल या कायांतरित सैल। ये 3 प्रकार की सैलें हो जाती हैं। तो सबसे पहले आग्नेय शैल के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है इग्नियस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ है अग्नि। अग्नि के समान गर्म पिघले हुए पदार्थ द्वारा बनी होती है, इसे आग्नेय शैल कहते हैं। अब इसको समझने के लिए कि अग्नि अ से अग्नि होती है, आग्नेय से आग्नेय शैल, यानी जो आग से जली हुई या आग के समान गर्म पदार्थों से बनी होती है, उस सेल को आग्नेय सेल बोलते हैं। ठीक, ये हमारी पृथ्वी ठोस दशा में आने से पूर्व द्रव दशा से होकर गुजरती थी, और सबसे पहले पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर आग्नेय शैलों का ही निर्माण हुआ था। मतलब जब पृथ्वी ठोस दशा में आने से पहले द्रव दशा से होकर गुजरी थी, तो सबसे पहले आग्नेय चट्टानें ही बनी थी। मतलब आग जो है सब चीजों को क्या कर देती है, मेल्ट कर देती है, फिर धीरे 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 वो सॉलिड फॉर्म में आता है। तो इस कारण फर्स्ट वाली जो सेल होती है उसको आग्नेय सेल बोलते हैं। इसी कारण इन्हें प्राथमिक सेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी का निर्माण होता है तो सबसे पहले आग्नेय चट्टानें बनती है। आग्नेय सेलों का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है। भूमिगत मैग्मा अधिक गहराई से धरातल की ओर आने का प्रयास करता है। यह प्रयास मैग्मा भूपर्पटी के भीतर ही विभिन्न स्थानों से ठंडा होकर जम जाता है। अतः गर्म पिघले हुए पदार्थों के ठंडा होकर जमने के आधार या रवे के आधार पर आग्नेय सेलें 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक अंतःवर्धी आग्नेय सेल, एक बहिर्वर्धी आग्नेय सेल। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि आग्नेय सेल का जो निर्माण है वो कहीं ना कहीं ज्वालामुखियों से जुड़ा हुआ है। कैसे? कि पृथ्वी के अंदर क्या होता है, जो मेटल या क्रोड है वो क्या सेमी सॉलिड या मेल्ट फॉर्म में होती हैं। तो जब ज्वालामुखी फटता है तो कभी कभी पूरा लावा जो है मैग्मा बाहर निकलता है, लावा बन जाता है, और कभी कभी क्या होता है जो ज्वालामुखी के अंदर ही मैग्मा रुक जाता है, ठंडा होने लगता है, तो वो जम जाता है। तो इस आधार पे आग्नेय शैलों को 2 प्रकार से बांट दिया गया है। पहला अंतःवर्धी आग्नेय शैल और दूसरा बहिर्वर्धी आग्नेय शैल। अंतःवर्धी यानी जो कि ज्वालामुखी के या पृथ्वी के अंदर ही जम जाते हैं और फिर धीरे धीरे मौसम परिवर्तन होने के साथ साथ ऊपर आती हैं, वो अंतःवर्धी आग्नेय शैल हो जाती हैं। और बहिर्वर्धी जो मैग्मा बाहर निकलता है, लावा का रूप धारण करता है और धीरे धीरे जमता है, तो इसे हम बहिर्वर्धी आग्नेय शैल बोल देते हैं। जैसे आग्नेय शैलों का निर्माण या मैग्मा या लावा के जमने से बनता है। उदाहरण के लिए मार्बल, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पिग्माइट, डायोराइट, ग्रेवो, ये सभी क्या है, आग्नेय शैलों के उदाहरण हैं।
आर्थिक रूप से उपयोगी चट्टानें, इनमें हमें चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइड, मैग्नीशियम, सोना भी मिलता है। पैग्माटाइट कोरडमा झारखंड में पाए जाने वाला अभ्रक में आग्नेय चट्टानों से ही मिलता है। पैग्माटाइट क्या है? पैग्माटाइट जो है एक प्रकार का जो है अभ्रक है जो कि झारखंड में पाया जाता है। कहाँ से? आग्नेय चट्टानों से। आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण, आग्नेय चट्टान कायांतरित होकर के किस में बनती है? ठीक, जैसे ग्रेनाइड है, ग्रेनाइड आग्नेय चट्टान है, लेकिन समय के साथ धीरे 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 जब ये अपना रूप चेंज करता है तो क्या बनता है? नीस बनता है। गेब्रो ये सरपेटाइन बन जाता है। बेसाल्ट सिस्ट बनता है। बिटुमनी कोयला जो है ग्रेफाइट में बदल जाता है। आगे देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। मतलब जो चट्टानें अभी हमने पढ़ी ना कि उसको 3 भागों में, कौन कौन? आग्नेय चट्टानें, अवसादी या परतदार, और तीसरा जो है कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टानें कौन सी है? लावा के ठंडे होकर जमने से बनती है, उन्हें हम आग्नेय चट्टान, जैसे ग्रेफाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेबो, डोलोराइट, फेल्साइट, पिंच स्टोन, ये सभी क्या है? आग्नेय चट्टानें के उदाहरण है। और अवसादी या परतदार चट्टानें क्या होती है? रासायनिक प्रक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा जो बनती हैं उन्हें हम अवसादी चट्टानें बोल देते हैं। जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सैल, काग्लोमेरेट, डोलोमाइट, नमक की चट्टानें, ये सभी क्या है? अवसादी या परतदार। परतदार मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, परत दर परत, धीरे 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 लंबे टाइम में बनती है। इनमें जीवाश्म भी पाया जाता है। जीवाश्म पाने का क्या कारण होता है? जैसे आग्नेय चट्टानें क्या होती है? एकदम लावा से बनती है, गर्म रहती है, तो इनके नीचे जो पेड़ पौधे जीव जंतु होंगे वो सभी जल के नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? जैसे जब आग्नेय चट्टानें ठंडा होती है तो धीरे धीरे टूटने लगती है, टूट के जहां है वहां से कुछ दूरी पे नीचे गिरती है। तो अब चूंकि वो ठंडी हो चुकी होती है, उसके नीचे जितने भी पेड़ पौधे छोटे मोटे जीव कीट होते हैं वो क्या होते हैं? दब जाते हैं। नष्ट तो नहीं होते हैं लेकिन दब जाते हैं, धीरे धीरे वो मर जाते हैं, गलने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। फिर उनके ऊपर कुछ जीव पनपते हैं, फिर चट्टान टूटती है, फिर एक परत बनता है। मतलब इस तरह से परत दर परत बनती जाती है। उसमें जो भी जानवर जीव पेड़ पौधे रहते हैं सब धीरे धीरे दबते हैं, और इस कारण जो है अवसादी या परतदार इसको चट्टान बोलते हैं, और इसमें जीवाश्म भी मिलता है। अब कायांतरित चट्टानें मतलब ताप दाब और रासायनिक क्रियाओं से क्या होता है? आग्नेय और परतदार चट्टानें भी अपना रूप परिवर्तित करने लगती हैं। इस कारण इनको जो है कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा और डिटेल से जानेंगे अवसादी चट्टानों के बारे में। प्रकृति प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित चट्टानें जब किसी एक जगह पर जमा हो जाती हैं, यह परतदार रूप में जमा होती हैं। बाद में किसी रासायनिक अभिक्रिया के कारण अन्य कारणों के द्वारा ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि धीरे धीरे क्या होता है? परत दर परत जमती है, ठोस रूप में बन जाती है। इसके नीचे जो है बहुत सारे जीव जंतु के अवशेष मिलते हैं, जैसे कि इन चट्टानों में लोहा, अयस्क, फास्फेट, कोयला, सीमेंट जो होता है इनसे प्राप्त होता है। महानदी, गोदावरी, दामोदर नदियों के बेसिनों में अवसादी चट्टानें मिलती हैं। पृथ्वी की सतह की सैलें आग्नेय, अवसादी या केंद्रित आच्छादन कारकों के प्रति अनावृत होती हैं, जो विभिन्न आकार के विखंडनों में विभाजित होती हैं। इसी रचना परतों के रूप में होने के कारण इसे परतदार सैलें भी कहते हैं। इनका निर्माण जल तथा स्थल दोनों जगहों पे होता है। इनके निर्माण में चट्टान चूर्ण के साथ ही जीवाश्म तथा वनस्पतियों का भी योगदान होता है। जैसा मैंने बताया ना कि आग्नेय चट्टानें टूटती जाती हैं, उनके नीचे जो जीव वनस्पति आते हैं धीरे धीरे उसमें भी उनका भाग बन जाते हैं, इस कारण उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। आगे है, जीवाश्मों की उपस्थिति से चट्टान विशेष के समय का भी आसानी से पता लगाया जाता है। मतलब चट्टानों के अंदर जीवाश्म मिल जाते हैं तो इससे क्या होता है? वो कब बनी, कितने, मतलब एक अनुमान हम लगा सकते हैं इस चीज का। संपूर्ण पर भूपृष्ठ की बनावट में इसका योगदान मात्र 5% ही है। मतलब पृथ्वी पे जितना भी है उसमें सिर्फ अवसादी चट्टानों का जो अगर हम बात करें योगदान की तो 5% है। यह सेल रवेदार तो नहीं होती किंतु इसमें परतें पाई जाती हैं।
इनमें संधियां तथा जोड़ बहुतायत से मिलते हैं। ये कोमल स्वभाव वाली सेल होती हैं। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी सेलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया गया है। यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी शेल का उदाहरण जैसे बलुआ पत्थर हो गया, पिंडशिला, चूना पत्थर, सेल, लोएस, कांग्लोमेरेट, सिल्ट, मृत्तिका। कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टाने जैसे गीजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला। रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टाने जैसे श्रृंग पत्थर, चूना पत्थर, हेलाटाइट, पोटारा, ये सभी रासायनिक रूप से होते हैं। आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से बना है। अगर आपने देखा होगा तो आगरा का जो किला है या दिल्ली का जो लाल किला जहाँ पे झंडा फहराया जाता है, वो किससे बनी है? अवसादी चट्टानों से ही बनी है। अब आगे हम देखते हैं कायांतरित चट्टानों के बारे में। कायांतरित सेलों की उत्पत्ति आग्नेय और अवसादी सेलों के गहराई में दब जाने पर गर्मी और दाब के प्रभाव से होती है। पृथ्वी के भीतरी भाग में गर्मी एवं दाब के कारण सेलों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के द्वारा मल चट्टानों में या तो नए खनिज बन जाते हैं या सेलों की संरचना बदल जाती है। इस क्रिया को सेल का कायांतरित कहते हैं। मतलब इतना ज्यादा गर्मी और दबाव से क्या होता है, सेल अपने भौतिक रूप को परिवर्तित कर देते हैं। तो जिससे सेल के जो चूड़ा या टुकड़े जो होते हैं वो दूसरे खनिज में बन जाते हैं या एक नई चट्टान का निर्माण करते हैं, जिसको हम कायांतरित चट्टानें कहते हैं। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी सेलों के कुछ उदाहरण जैसे ग्रेनाइट से क्या बनता है? जब ग्रेनाइट समय के साथ अपना रूप बदलता है तो नीस बनता है। नीस यानी अगर एग्जाम में पूछेगा कि नीस किस प्रकार की चट्टाने हैं तो नीस कायांतरित चट्टाने है। बेसाल्ट, बेसाल्ट जो है वो आग्नेय चट्टान है, लेकिन जब वो अपना रूप चेंज करती है तो एक कायांतरित चट्टान के रूप में सिस्ट कहलाती है। बेसाल्ट एम्फीबोलाइट हो जाता है। अब कुछ अवसादी चट्टान है जो अपना रूप परिवर्तित करती है, जैसे सेल, सेल से क्या बनता है? स्लेट बनता है। चूना पत्थर, जब चूना पत्थर समय के साथ अपना रूप परिवर्तित करता है तो संगमरमर बनता है। पात एवं डोमालाइट जब अपना रूप परिवर्तित करता है तो भी संगमरमर बनता है। भलुआ पत्थर क्वार्टजाइम बन जाता है। काल्मोमेरेट जो होता है वो क्वार्टजाइट बन जाता है। तो ये हो गई चट्टानों के बारे में। अब यहाँ से ये जैसे चट्टान है और ये किस टाइप की चट्टान है, अपना रूप परिवर्तित करके कौन से टाइप की बनती है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आते हैं भूकंप के बारे में। भूकंप क्या होता है? जो पृथ्वी का धरातल जो होता है, पृथ्वी का जो भूपटल होता है, वो जब कंपन करने लगता है तो उसे ही हम भूकंप कहते हैं। स्थल मंडल में इसको लिथोस्फीयर में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंपी तरंगों की वजह से होता है। आर्थर होम्स के शब्दों में अगर हम कहें तो भूकंप धरातल के ऊपरी भाग पर होने वाला वह कंपन या लहर है जो धरातल के ऊपर या नीचे चट्टानों के लचीलेपन तथा गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में आने वाले क्षणिक बाधा के कारण उत्पन्न होती है। भूगर्भ शास्त्र की जिस शाखा में भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। मतलब भूकंप के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? तो भूकंप के अध्ययन को हम सिस्मोलॉजी कहेंगे। भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। भ्रंशन की क्रिया के द्वारा क्या होता है? भूकंप। भ्रंशन यानी जैसे पृथ्वी की सतह फट गई या धस गई तो इसको क्या कहेंगे? भ्रंशन कहेंगे। और इसी कारण जो होता है भूकंप आता है। जो प्लेटें होती हैं, टेक्टोनिक्स प्लेट, तो कई तरह की जो प्लेटें होती हैं जब वो आपस में टकराती हैं तब भी क्या होता है? भूकंप आता है। ज्वालामुखी फटता है तब भी क्या होता है? भूकंप आता है। भूकंप मूल रूप में सबसे पहले भूकंपी तरंग उत्पन्न करता है। मतलब भूकंप आता है तो डायरेक्ट भूकंप नहीं आता है, भूकंपी तरंग आता है। मतलब जैसे अगर हम तरंग की बात करें तो इससे पानी में लहर बनती है छोटी छोटी। जब हम कोई कंकड़ पत्थर डालते हैं तो एक लहर बनती है, तो उसी तरह जहां से भी भूकंप स्टार्ट होता है वहां पे क्या होता है? उसी तरह की लहरें बनती हैं। ठीक। और जहां पे भूकंप जो होता है, जहां से उत्पन्न होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। और सबसे पहले भूकंप जहां अनुभव किया जाता है उसे इपिक सेंटर या अधिकेंद्र बोलते हैं। समान भूकंपी तीव्रता खींची जाने वाली रेखाएं जो भूकंप केंद्र के चारों ओर होती हैं समभूकंपीय रेखा कहलाती हैं। आइसोसेमिकल लाइंस, भूकंपीय लहर, सेस्मिक वेव्स।
भूकंपीय लहरें अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। भूकंप की जो लहरें हैं उसको 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी? प्राथमिक तरंगे, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी तरंगे, द्वितीयक वेव्स और दीर्घ तरंगे, लॉन्ग वेव्स। ठीक, जैसे प्राथमिक तरंगे क्या होती हैं? ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। इन तरंगों को पी तरंग भी कहते हैं। ये भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भागों से होकर के गुजरती हैं, चट्टानों को आगे पीछे धकेलती हैं। इन तरंगों की गति ठोस, धरातल तथा तरल क्षेत्रों में समान रहती है। 8 से 14 किमी प्रति घंटे के बीच से इनकी गति होती है। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी की ये परत है, यहाँ से अगर भूकंप की तरंगे निकलती हैं तो यहाँ पे अगर पानी पड़ रहा है, चट्टान पड़ रहा है, तब भी ये इनसे भी गुजरती जाएंगी और इनको इस तरह से आगे पीछे करते हुए निकल जाएंगी। इन्हें हम प्राथमिक तरंगे बोलते हैं। द्वितीयक तरंगे, जिसको एस तरंग भी बोलते हैं, सेकेंडरी तरंग से, ये पृथ्वी के आंतरिक भागों से होकर गुजरती हैं। ये प्रकाश तरंगों की भांति शैलों को अपने मार्ग की दिशा में लंबवत धकेलती हैं। इनकी गति 5 से 7 किमी प्रति सेकेंड होती है। मतलब ये और भी ज्यादा तेज चलती हैं। ये पृथ्वी के आंतरिक भागों में काफी गहराई तक चली जाती हैं, लेकिन तरल पदार्थों में प्रवेश नहीं कर पाती। जैसे कि अगर समुद्र है, जहाँ पानी वाला इलाका है, तो वहां पे ये प्रवेश नहीं कर पाती हैं। मतलब द्वितीय तरंगों को चलने के लिए ठोस माध्यम चाहिए, द्रव माध्यम में ये जो है मूव नहीं कर पाती हैं। इनकी स्पीड ज्यादा होती है और ये सीधे चलती हैं। ये जैसे कि अभी प्राथमिक तरंगे आगे पीछे इस तरह से ढकेल ढकेल के चल रही थी, वैसे नहीं चलती हैं। अब दीर्घ तरंगों की बात करें तो इन तरंगों को एल तरंग भी कहते हैं। ये धरातल पर चलती हैं और एक चक्कर पूरा लगाने के बाद भूकंप केंद्र में दोबारा पहुंचती है। इनका धरातलीय मार्ग लंबा होने के कारण इनकी गति बहुत ही मंद होती है। इन लहरों की गति 3 से 5 किमी प्रति सेकेंड होती है। इससे धन जन की बहुत हानि होती है। यह सर्वाधिक विनाश करने वाली तरंगे होती हैं। वेग सबसे कम होता है, इनका वेग जो होता है सबसे कम होता है। ये 3 से 5 किमी प्रति सेकंड चलती है। अभी आपने देखा ना कि इससे पहले वाली कितनी, मतलब ये क्या करती है, जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ तो चारों दिशाओं में तो जाता ही है। इसकी जो स्पीड है, वहां से ये क्या करता है, यहाँ से फिर वापस पृथ्वी की आखिरी छोर से क्या होता है, वापस आने लगता है। तो जिसका एक बार तो भूकंप चला गया और आता भी है, और इसकी स्पीड जो होती है धीरे धीरे, और जब धीरे धीरे ये जाती है तो काफी विनाश करती जाती है। अभी कोई और भूकंप है तो फट से गया, खट से खत्म हो जाता है, लेकिन ये क्या करती है, धीरे धीरे जाती है, जिस कारण क्या होता है, काफी ज्यादा विनाशकारी होती है। भूकंप वितरण, प्रशांत महासागर तटीय पेटी पे विश्व के 68% भूकंप जो होते हैं प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में ही आते हैं, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी, विश्व के 21% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। भारत के भूकंप क्षेत्रीय इसी पेटी से आते हैं। मध्य अटलांटिक पेटी, इस पेटी की सागरतल प्रसरण विशेषता है। आइसलैंड व बोपेट द्वीप के साथ विस्तृत है। मतलब सबसे ज्यादा अगर भूकंप जहाँ आता है वो प्रशांत महासागर का एरिया होता है। 68% भूकंप वहीं आते हैं। भूमध्य मध्य महाद्वीपीय पेटी में 21% भूकंप आता है। मतलब जो भारत में भूकंप के क्षेत्र महसूस किए जाते हैं वो इसी पेटी में आते हैं। अब आगे हम देख लेंगे रिक्टर स्केल के बारे में। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र का आविष्कार रिक्टर स्केल का अमेरिकी वैज्ञानिक पार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में किया गया था। मतलब भूकंप तो हम लोग किससे मापते हैं, रिक्टर स्केल से मापते हैं। और इस रिक्टर स्केल का आविष्कार किसने किया होता है, तो इसका आविष्कार जो है अमेरिकी वैज्ञानिक पार्ल्स रिक्टर ने किया था। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रहता है, मतलब तीव्र रहती है। रिक्टर स्केल पे एक यूनिट है, मतलब एक नंबर दिखा रहा है, मतलब थोड़ा कम, दो तो यानी एक का दुगुना, ये एक का 10 गुना यानी ये 20 होगा, 20 का यानी 20 दूनी 40 होगा। इस तरह से, सॉरी यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30 होगा, मतलब 10-10 गुना बढ़ता जाता है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 तीव्रता का अर्थ है कि हल्का फुल्का जो है भूकंप है।
मतलब हल्का भूकंप मापते हैं 2 या 3 होने पे। लेकिन जब यही 6.2 की तीव्रता का मतलब अर्थ है कि शक्तिशाली भूकंप है। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहेंगे? भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये जो हो गया हमारा भूकंप हो गया। भूकंप क्या क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कितनी इसमें जो होती है सब एरिया है जो कि भूकंप से प्रभावित होती हैं। अब ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी तो हम लोग ज्वालामुखी पढ़ेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।